गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम मिरर के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिक्स के अंदर ही आता है मिरर भी एक प्रकार से। तो मिरर में से आपका एक तो न्यूमेरिकल पक्का ही आता है एग्जाम के अंदर। तो इसको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं आप एक बार। ठीक है, देखो भैया, सबसे पहले दो प्रकार की मिरर की बात करें आप, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल को कहते हैं कन्वेक्स और अवतल को कहते हैं कनकेव। अब मान लो, मैं सबसे पहले मान लो एक बॉल ले लेता हूँ ये। ठीक है, इस बॉल को यहाँ से पकड़ लिया मैंने, जहां से पकड़ूंगा मैं वो पोल होगा। अब यहाँ से ये वाला जो मिड पॉइंट है इसका, इसको मैंने मान लिया सी पॉइंट, सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो, चाहे ऊपर ले लो चाहे साइड में ले लो, कहीं पे भी ले लो, वो रेडियस कहलाएगी। तो सी से लेके पी तक की जो दूरी होती है उसको फोकल रेडियस कहते हैं आप। तो इसका मतलब क्या बन गया अब अपने पास, इस बॉल को मैंने दिया फाड़ बीच में से, ये तो पी पॉइंट आ गया, ये सी पॉइंट आ गया आपका। अब यहां से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं फोकल रेडियस। ठीक है, अब बीच में मैंने क्या मान लिया, एफ ले लिया, छोटा एफ। इसको फोकल लेंथ बोलेंगे, छोटे एफ को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। और ये पूरा का पूरा यहाँ तक का है, ये आर है, फोकल रेडियस। फोकल रेडियस जो होती है वो फोकल लेंथ, अगर मान लो आपके पास पूरी की पूरी रेडियस 10 है तो फोकल लेंथ हो जाएगी 5। मतलब फोकल लेंथ फोकल रेडियस की हमेशा क्या होती है, हाफ होती है। इस पॉइंट को भी याद रखना। इसका मतलब आप लोगों को क्या क्या पता चल गया, आपको पता चल गया कि एक तो आपके पास क्या है, आपको पता चला एक तो आपके पास पी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से लेके यहां तक सी पॉइंट है, ये आपके पास एफ पॉइंट है। तो फोकल रेडियस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, और ये पी पोल क्या है, आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये आप बात करें किसकी, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो भैया, अब मैं वस्तु को रखना स्टार्ट कर रहा हूँ। इमेज देखते हैं कहाँ कहाँ पे बनेगी। याद रखना, जो आपके पास अवतल दर्पण होता है ना, अवतल, इसके अंदर हमेशा रियल इमेज बनेगी, रियल। ठीक है, और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, पॉइंट रखना याद। और जो आपका उत्तल दर्पण है ना, कन्वेक्स, इसके अंदर आपकी आभासी इमेज बनेगी, और आभासी इमेज हमेशा सीधी बनती है, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, अब मैं वस्तु को इनफाइनाइट से रखना स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, ये इनफाइनाइट पॉइंट है, तो मैंने सबसे पहले मैं पॉइंट इनफाइनाइट पे वस्तु को रखूंगा, रख दिया। इनफाइनाइट के बाद मैं इस सी के बीच में और इस इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे रखूंगा। तो पहले तो मैंने इनफाइनाइट पे रखा, उसके बाद सेंटर पॉइंट और इनफाइनाइट के बीच में रखूंगा, उसके बाद फिर वस्तु को मैं सेंटर पे लेके आऊंगा। सेंटर के बाद फिर मैं सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में लेके आऊंगा वस्तु को। फिर मैं फोकल लेंथ के ऊपर, फोकस के ऊपर लेके आऊंगा मैं। ठीक है, फोकस के ऊपर लाने के बाद फिर मैं फोकस और पी के बीच में लेके आऊंगा वस्तु को। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होगी, पहले तो इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट के बाद सी से परे कह लो, चाहे सी और इनफाइनाइट के बीच में कह लो, फिर सी पे रखो, फिर सी और एफ के बीच में रखो, फिर एफ पर रखो, फिर एफ और पी के बीच में रखो, रख दी सारी की सारी इमेज। उसके बाद सुनो अब ध्यान से, अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैं एक काम कर रहा हूं आप लोगों के सामने। अब मैं रख रहा हूं, पहला मैंने रख दिया इनफाइनाइट पर, फिर मैंने क्या रखा, इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा, फिर मैंने सी पे रख दिया, सी के बाद सी और एफ के बीच में रख दिया, फिर एफ पे रख दिया। इतनी कंडीशन पे रखना, वो आखिरी वाली नहीं रखनी आपको एक बार। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सुनो ध्यान से। अब इस एक को मिलाना 5 के साथ, मिला दिया। अब 2 को मिलाना है 4 के साथ, मिला दिया। 3 को मिलाना 3 के साथ, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 5 को किससे मिलाओगे, 1 के साथ, 4 को मिलाओगे 2 के साथ, और 3 को मिलाओगे 3 के साथ। अब समझ लो चीज को, ध्यान से समझना। जब मैंने वस्तु को इनफाइनाइट पर रखा तो इमेज बनेगी फोकस पर। ओके, दूसरा पॉइंट, जब मैंने वस्तु को इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा तो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच, कोई दिक्कत। उसके बाद मैंने वस्तु को रखा सी पर तो इमेज बनेगी सी पर ही। उसके बाद मैं वस्तु को सी और एफ के बीच रखूंगा तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट और सी के बीच में। और जब मैं वस्तु को फोकस पे रखूंगा तो इमेज बनेगी हमेशा इनफाइनाइट पर। बस ये बात समझनी है आपको। अब दूसरी क्या समझनी है, दूसरा ही समझना है, सबसे पहले इमेज बनती है बहुत छोटी। बच्चा जब होता है तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे के बाद बनेगा छोटा। ओके, छोटे के बाद बनेगा बराबर, बराबर के बाद बनेगा बड़ा, बड़े के बाद बनेगा बहुत बड़ा। बस, इसका मतलब सबसे पहले छोटा, फिर छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। इसका मतलब जब मैंने वस्तु को इनफाइनाइट पे रखा तो बहुत छोटी इमेज बनेगी, जब वस्तु को इनफाइनाइट और सी के बीच रखा तो इमेज बनेगी छोटी, फिर सी पे रखा तो बराबर आकार की,
फिर सी और एफ के बीच रखा तो बड़ी, और जब एफ पर रखा तो बहुत बड़ी। ओके, अब पूरा का पूरा सिस्टम लेके आ जाओ। पहले वस्तु को मैंने इनफाइनाइट पे रखा तो इमेज बनी सी एफ पर, फोकस पर। कैसी बनी? बहुत छोटी बनी। कैसी बनी? वास्तविक बनी। कैसी बनी? उल्टी बनी, क्योंकि वास्तविक हमेशा उल्टी बनती है। फिर मैंने वस्तु को रखता है इनफाइनाइट और सी के बीच, तो इमेज बनी सी और एफ के बीच बनेगी। कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। कैसी बनेगी? वास्तविक बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। जब मैंने वस्तु को सी पे रखा तो इमेज बनी समान आकार की। कहां पर बनी? सी पर ही बनी। कैसी बनी? वास्तविक बनी, उल्टी बनी। जब मैंने वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज बनी इनफाइनाइट और सी के बीच में, और कैसी बनी? बड़ी बनी, और बड़ी बनी, वास्तविक बनी, उल्टी बनी। जब मैंने वस्तु को फोकस पे रखा तो इमेज इनफाइनाइट पर बनी। कैसी बनी? बहुत बड़ी बनी। कैसी बनी? वास्तविक बनी, उल्टी बनी। सारा का सारा मैटर समझा दिया मैंने आपको। अब देख लो, ये सीधा आ जाओ इस पे। देखो, मैंने वस्तु को सबसे पहले कहां पे रखा? इनफाइनाइट पर। कहां पर बन रहा है? फोकस पर। कैसा बन रहा है? वास्तविक, उल्टा और बिंदुवत आकार का, मतलब बहुत छोटा। रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज। जब मैंने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखा तो कहां पर बनी इमेज? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, बोले तो सी और एफ के बीच में, वास्तविक और उल्टी व छोटी। जब सी पर रखा तो इमेज कैसी बनी? सी पर ही बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी, बराबर आकार की बनेगी। जब वस्तु को वक्रता मतलब सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज बनेगी वक्रता केंद्र मतलब बियॉन्ड सी, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी तथा बड़ी बनेगी। और फोकस पर रखेंगे तो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। एक कंडीशन होती है जब इमेज आभासी बनती है, वो कंडीशन होती है जब मैं वस्तु को एफ और पी के बीच में रखता हूं। मतलब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ये पी पॉइंट बताया था और ये सी पॉइंट बताया था, ये फोकल पॉइंट बताया था। अब जब मैं वस्तु को यहाँ पे रखूंगा ना तो इमेज इस साइड में प्रतीत होगी बनती हुई, और बनती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब वो आभासी बनती है। आभासी वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बनेगी तो इसका मतलब हमेशा वो सीधी बनेगी, याद रखना। तो मतलब अवतल दर्पण के अंदर एक ही कंडीशन ऐसी होती है जब इमेज आभासी बनती है, वो कब? जब वस्तु को मैं एफ और पी के बीच में रखता हूं तब। ठीक है। और उत्तल दर्पण में आप लोगों को दो ही पॉइंट याद रखने हैं। उत्तल दर्पण में आपको क्या रखना है कि जब मैं वस्तु को उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, याद रख लो, ये रहा उत्तल दर्पण आपका। ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या है आपके पास? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है। तो जब मैं वस्तु को इनफाइनाइट पर रखूंगा तो फोकस बिंदु पर पॉइंट बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी, सीधा तथा बिंदुवत आकार का बनेगा। इसमें हमेशा आभासी बनेगा। और कहीं पे भी रखोगे सीमित दूरी पर तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी, सीधा तथा छोटा बनेगा। बस इतने पॉइंट याद रखने इसके अंदर। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझना, देखो ध्यान से एक बार। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लो कि भैया ये अवतल दर्पण था इस तरीके का, ठीक है ना। अब जब इस तरीके का दर्पण है तो मान लो यहाँ पे मैंने सीधा यहाँ पे कोई वस्तु रख दी। अब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका कि जब मैं रे को मारूंगा ना, मतलब यहाँ पे सूरज की किरणें लगेगी ना तो फोकस में से जाएगी, सारी किरणों को एक फोकस में से गुजारेगी, एक जगह पे इकट्ठा करेगी। अब जब एक जगह पे इकट्ठा करेगी इसका मतलब ये डाइवर्ज नहीं करेगा, कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब अवतल दर्पण जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, उसको अभिसारी मिरर कहते हैं, मतलब चीजों को इकट्ठा करता है एक पॉइंट के ऊपर। लेकिन उत्तल दर्पण की बात करता हूं ना तो मैं उत्तल दर्पण इस तरीके से है, मान लो। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे वस्तु रखी तो वस्तु जब ये किरण जाएगी ना तो यहाँ पे दूर दूर भगा के मारता है इसको, किरणों को इस तरीके से दूर 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 दूर। तो दूर दूर मारेगा तो डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज। तो इसका मतलब उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर। मतलब इसको तो अपसारी और इसको अभिसारी कहते हैं। अब एक चीज सोच के देखो, ये पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है तो इसका मतलब ये है ना एरिया कम तय कर रहा है और ये एरिया ज्यादा तय कर रहा है। इसका मतलब एरिया अगर ज्यादा तय कर रहा है ना तो सड़कों पे जो लाइट लगी हुई होती है या गलियों में जो लाइट लगी हुई होती है वो एरिया ज्यादा तय करती पाती है, ना कि दूरी। तो एरिया ज्यादा तय कर पाती है तो इसका मतलब स्ट्रीट लाइट और गलियों की लाइट में किस मिरर का प्रयोग कर दोगे आप लोग? उत्तल दर्पण का। और गाड़िया का जो साइड मिरर, अब ये क्या करता है, ये वस्तुओं को ना आभासी दिखाता। आभासी, आभासी का मतलब चीज है तो किते दिखाने किते लाग रहा है। इसका मतलब गाड़िया का साइड मिरर में देखियो बहुत बड़ा ट्रक पाओगा, और पाओगा तो वो दूर, पाओगा तो लव है वो दिखाओगा तुमने दूर। इसका मतलब
गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या करेगा, ये एरिया कम तय करता है, और जो चीज एरिया कम तय करती पाएगी वो दूरी ज्यादा तय करती पाएगी, और ये छोटा चीजों को बड़ा करके दिखाएगा। इसलिए आंख नाक कान के डॉक्टर के द्वारा उत्तल दर्पण का प्रयोग। और जब भैंस भूस खूजा है तो जो टॉर्च लेकर जाया करो, लाइट वो दूरी ज्यादा तय करती पाओगी ना कि एरिया। इसका मतलब सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, सोलर लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और भाई साहब ये जो दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ियों की जो आगे की हेडलाइट को नहीं होती वो भी दूरी ज्यादा तय करती पाओगी, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं आपकी इसकी यूज भी दिखा देता हूँ एक बार। यूज देख लो, ये दर्पण के उपयोग। पहले है आपके पास कौन सा, कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करा है, गाड़ियों के साइड मिरर में बता दिया। उसके बाद सड़कों पर लगे परावर्तक लैंप, मतलब स्ट्रीट लाइट और में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग। घुमावदार सड़कों के किनारों पर सुरक्षा के लिए एटीएम में सुरक्षा दर्पण के रूप में भी उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण बोले तो कनकेव मिरर का आंख नाक कान के डॉक्टर के द्वारा, और भाई गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में, ठीक है, सोलर सिस्टम में, सोलर कुकर में, चेहरे के बराबर प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में यूज होता है। उसके बाद आ जाओ भाई अगला पॉइंट, आ जाओ दूरदृष्टि दोष। और देखो ये मैं तरते हैं ना, एक चीज बताऊं, मान लो तरिया या आंख से, दिस इज यूर आंख, ये इस तरीके मैंने बनानी को नहीं आती लेकिन फिर भी बना दी, ठीक से। ये यहाँ पे इस तरीके का एक लेंस लग रहा है। अरे ये है ना इस तेनु टच से हो, इसने क्या करा पा सिलियरी मसल, इन के क्या करा पा सिलियरी मसल्स, ठीक है। अब यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ पे आपको रेटिना मिलेगा, ये रेटिना है, ये रेटिना है। इमेज हमेशा इसी के ऊपर बनती है, और इमेज इसके अंदर उत्तल लेंस का यूज होता है हमेशा, याद रखना, उत्तल लेंस का जो काम उत्तल दर्पण करता है ना वो काम अवतल लेंस करेगा, और जो काम अवतल दर्पण करता है वो उत्तल लेंस करता है। तो अवतल दर्पण आपको कैसी इमेज बना के दे रहा था, वास्तविक, और वास्तविक हमेशा उल्टी बनती है। इसका मतलब रेटिना पर इमेज हमेशा वास्तविक बनेगी, और वास्तविक बनी तो उल्टी बनेगी, लेकिन तुमने सीधा कोण करके देगा, मस्तिष्क सीधा करके देगा, तो इमेज हमेशा बननी किस पे चाहिए, रेटिना पे। और ये जो है ना, ये या इसकी गोड़ाई है, गोड़ाई ये गोड़ाई है ना, ये सिलियरी मसल के करे है, ये इन गोड़ाई को ऊपर इफेक्ट घेरते हैं। ये मान लो प्रकाश की किरण आई तो इसका मतलब दो दोष हो गए, एक तो दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, दूर की वस्तु दिखने लाग रही है, ये मान लो दूर की वस्तु जब दिखेगी ना तो इसका मतलब क्या होगा कि नजदीक की वस्तु को नहीं दिखती। नजदीक की क्यों को नहीं दिखती, क्योंकि लेंस की जो गोड़ाई है ना, गोड़ाई देखो, एक बात समझ में आओ, समझो आप लोग, क्योंकि समझ नहीं पाओगे ऐसे तो। मान लो ये इसकी गोड़ाई ज्यादा है, ठीक है ना, गोड़ाई ज्यादा है तो इसमें तो प्रकाश में मैं गुजारूंगा तो ये यहीं पे प्रतिबिंब हो जाएगा, यहीं पे फोकस कर देगा। इसका मतलब अगर लेंस की गोड़ाई ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ कम है, ठीक है। और अगर लेंस की गोलाई कम है इसका मतलब फोकल लेंथ ज्यादा है। और अगर मैंने क्या कहा, दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, नजदीक की को नहीं दिखती, इसका मतलब लेंस की गोलाई कम होगी। लेंस की गोलाई कम होने के कारण इमेज रेटिना पर बननी थी, लेकिन रेटिना के परे यहाँ पे बन गई, समझ गए। तो पहला रोग है दूरदृष्टि दोष, जिसको कहते हैं हाइपरमाइट्रोफिया। दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, नजदीक की कौन दिखती, क्योंकि लेंस की गोलाई कम होगी, जिसके कारण फोकल लेंथ बढ़गी, पावर घटगी, लेंस की पावर घटेगी। इसलिए तुमने क्या करना पड़ेगा, ऐसा लेंस लेना पड़ेगा जिसकी गोलाई की हो ज्यादा। अरे मैं अगर तारतनु को ना इस तरीकत है जो है ना, इस तरीकत है, यो तो है अवतल लेंस, अरे यो जो है ना यो वो उत्तल लेंस। इसका मतलब तुमने लेंस की गोलाई बढ़ानी है ताकि नजदीक की चीज देख लो। तो लेंस की गोलाई किसमें ज्यादा है, उत्तल लेंस में। तो इसका मतलब दूरदृष्टि दोष के अंदर सारी कंडीशन सुनो, दूरदृष्टि दोष के अंदर दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, नजदीक की दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि लेंस की गोलाई कम होगी, इस हमारी तो दूर की दिखा है, फोकल लेंथ बढ़गी, पावर घटगी, इसलिए लेंस की गोलाई बढ़ा दो। गोलाई बढ़ाओगे तो उत्तल लेंस का यूज करोगे दूरदृष्टि दोष के अंदर। ये बाजो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होगा, निकट की चीज तो दिखा है, दूर की को नहीं दिखती,
इसका मतलब गोड़ाई बढ़ गई जब भी तो नजदीक की दिखने लग रही, दूर की कौन दिखती। और गोड़ाई बढ़ गई तो इसका मतलब फोकल लेंथ कम होगी, रेटिना पर न बन के रेटिना के आगे बढ़ गई, यहाँ पे इमेज समझ गए, फोकल लेंथ कम होगी, पावर बढ़ गई, पावर क्या होगी, बढ़ गई। इसका मतलब अगर आपको निकट दृष्टि दोष कहता है तो निकट की चीजें दिखाई दे रही है, दूर की दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि लेंस की गोलाई बढ़ गई, इस हमारी फोकल लेंथ घट गई, पावर बढ़ गई, इसलिए आपको ऐसा लेंस करना पड़ेगा जिसकी गोलाई क्या हो, कम, तो अवतल लेंस का प्रयोग करोगे। अब आ जाओ भाई, देखो सबसे पहले आ जाओ दूरदृष्टि दोष। देखो आई डिफेक्ट एंड दूरदृष्टि हाइपरमाइट्रोफिया कहते हैं। परिभाषा, दूर की वस्तु, जैसा नाम वैसा काम। दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की नहीं दिखाई देती। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता, बता दिया। कारण लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। निवारण उत्तल लेंस, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार का, क्लियर। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। निवारण अवतल लेंस का प्रयोग करोगे। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, प्रेसबायोपिया, इसमें बुढ़ापे के कारण समझन क्षमता कम हो जाती, देखने की क्षमता ना तो निकट की दिखती ना दूर की वस्तु दिखाई देती। इसके लिए आपको यूज क्या करेगा, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेगा, मतलब ऊपर तो अवतल यूज करोगे, नीचे उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे, मतलब उसके अंदर एनक के अंदर ऊपर तो अवतल, नीचे उत्तल, ठीक है। उसके बाद मोतियाबिंद, मोतियाबिंद क्या होता है, उम्र बढ़ने पर लेंस पर प्रोटीन वसा की परत जमने से लेंस अपारदर्शी दूध या धुंधला हो जाता है। निवारण शल्य चिकित्सा ऑपरेशन द्वारा। प्रश्न का हल, ये न्यूमेरिकल थे, ये आज को नहीं करवाऊंगा, काल की क्लास में कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता